हेलो एवरीवन, वेरी 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 वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? चलिए भाई, जल्दी से एक बारी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हाउ आर यू ऑल गाइस। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे न्यूट्रिशन। एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे आज न्यूट्रिशन की, जिसके अंतर्गत अगर बात की जाती है न्यूट्रिशन की, एक ऐसा चैप्टर की एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। राम राम सभी को, सॉरी नमस्ते सभी को, राम राम। इज इट ओके? चलिए, बट चलेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। करते हैं सेशन की शुरुआत। तो टॉपिक जो है आपका न्यूट्रिशन, शुरुआत करेंगे न्यूट्रिशन से। और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा जो चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से वॉइस नहीं चल रहा है। किसको वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। वॉइस भाई बिल्कुल प्रॉपर है, वॉइस का कोई इशू ही। एक बारी अपने साइड से रिफ्रेश करिएगा, प्रॉपर हो चुका है, क्लास बिल्कुल प्रॉपर है। अब ना बफरिंग करेगी ना साउंड का इशू होगा। चलिए एक बारी फटाफट से जल्दी से आ जाइए। और टॉपिक क्या है आज का हमारा? टॉपिक है न्यूट्रिशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं पोषण की। ओके, देखो इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पता है? हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए फिक्स है, मतलब मान लीजिए नहीं, 101% एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही आना है। और इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, एक बारी उन चीजों पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन, तो जितने लोगों की वीडियो पॉज हो गई है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, वापस चल जाएगी। या फिर आप मतलब एक बार एग्जिट मार के दोबारा ऑन कर लीजिए, वापस चल जाएगी। ठीक है, चलेगी बिल्कुल। साउंड भाई बिल्कुल प्रॉपर है, कोई ओके है, बिल्कुल बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। किसको साउंड नहीं आ रही? साउंड बिल्कुल ओके है, साउंड का तो कोई भी इशू नहीं है। किसको साउंड नहीं आ रही है? अभी प्रॉपर हो गई है। चलिए, सो देखो न्यूट्रिशन जो चैप्टर है इसके अंदर हमें किन किन चीजों को डिस्कस करना है, आइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि डेफिनेटली आपसे दूसरे तीसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल, और कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरा,
सेकंड, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा बात करें, दूसरा आपसे पूछ लेता है विटामिन्स। और विटामिन से भी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा आपको इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करना है प्रोटीन को। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ प्रोटीन के अलावा इस चैप्टर के अंतर्गत दूसरा आपको क्या डिस्कस करना है, प्रोटीन के अलावा इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है यहाँ पर फैट्स, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ वसा, फैट्स या फिर वसा की अगर बात की जाए, वसा के अलावा आपका मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका विटामिन्स। ओके, ये मेजर पोर्शन होगा आपका इस चैप्टर का अगर हम बात करें जो चीजें आपको पढ़नी है। अब ये है क्या, इसको बेसिक से उठा करके देखेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या और क्यों हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, चलो देखो एक चीज समझिएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करती हूँ हमारी बॉडी की, यानी कि मानव शरीर जो है, हमारा शरीर किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी है डेफिनेटली किस चीज से मिलकर के बनी हुई है, सेल से मिलकर के बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती हैं, सभी कोशिकाओं को अपनी वृद्धि और विकास के लिए, यानी कि कहने का मतलब है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर बात की जाती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, वृद्धि और विकास के लिए, हर एक कोशिका को वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं वृद्धि और वृद्धि के साथ साथ विकास, वृद्धि और विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, हर एक बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। उसको चाहिए होती है भाई एनर्जी, यानी कि उसको सीधा सीधा चाहिए होती है ऊर्जा। और अब ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर हम ऊर्जा की बात करें, ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम करते क्या है, हम कुछ पोषक तत्वों का सेवन करते हैं। हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम कुछ पोषक तत्वों का सेवन करते हैं, यानी कि हम कुछ न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं। और हर एक न्यूट्रिएंट की अगर मैं बात करूं, अपना एक महत्व होता है और अपनी एक फिक्स क्वांटिटी होती है कि निश्चित अनुपात में हम उसका सेवन करते हैं और उसके हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो कहने का कुल मिलाकर के बहुत आसान शब्दों में अगर हम कहें तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो उन खाद्य पदार्थ से मिलती है जिनका हम सेवन करते हैं, ऐसे पोषक तत्व जिनका हम सेवन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये बताओ वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनका हम सेवन करते हैं, आप ये बता दो कि वो कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिन पोषक तत्वों का हम सेवन करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर देयर, कौन कौन से पोषक तत्व हैं कि जिन पोषक तत्वों का हम सेवन करते हैं, या फिर कौन कौन से फूड सब्सटेंसेस वो हैं जिनका हम सेवन करते हैं, बताइए। तो अब हम क्या करते हैं, हम ना कुछ पोषक तत्वों का सेवन करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनका हम सेवन करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स अभी हमने देखे थे, हम क्या करते हैं, हम कुछ पोषक तत्वों को खाते हैं। और कौन कौन से पोषक तत्व हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भाई ये चीजें हैं मैडम, हम इनको खाते हैं। सबसे पहला, तो फर्स्ट वन तो हमने देख लिया है कि अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरा कौन सा आता है आपका फैट्स, यानी कि वसा, वसा के अलावा तीसरा कौन सा आता है आपका प्रोटीन, यानी कि हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन का सेवन करते हैं। प्रोटीन के अलावा अगर आपसे चौथा पूछा जाए, हम क्या करते हैं, हम विटामिन का सेवन करते हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं। विटामिन के अलावा हम और किन चीजों का सेवन करते हैं, तो विटामिन के अलावा आपको पता है हम फाइबर्स का सेवन करते हैं, जिनको हम रफेज के नाम से भी जानते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम रेशे कहते हैं। रफेज या फिर रेशों का नाम हम देते हैं। इसके अलावा हम किसका सेवन करते हैं, फाइबर्स के अलावा हम जो सेवन करते हैं, हम मिनरल्स का, यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो हम खनिज का सेवन करते हैं।
और खनिज के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर, यानी कि अगर मैं जल की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो रोग हमारे शरीर के अंदर शुरू होते हैं वो कहीं ना कहीं होते हैं जल की कमी के कारण, क्योंकि हम एक पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर को पानी या फिर जल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई, हर हर शंभू इंस्पेक्टर अजय जी भाई, थोड़ा सा यार पढ़ने पे ध्यान दो प्लीज। मैं बहुत दिनों बाद आज क्लास ले रही हूँ आपकी, लगभग एक वीक होने वाला होगा शायद, मतलब 4-5 दिन तो हो ही चुके होंगे। तो बस अब एक्स्ट्रा कमेंट मत करो, पढ़िए। ठीक है, एक्स्ट्रा कमेंट मत करो, बस पढ़ लो यार। ठीक है, मैं अभी अभी एक्स्ट्रा कमेंट्स के मतलब मूड में नहीं हूँ अभी। ठीक है, हर हर शंभू। चलिए आ जाइए, अब देखिएगा यहाँ पर ये जो पोषक तत्व है, हम सारे पोषक तत्वों का सेवन करते हैं। अगर इन पोषक तत्वों की बात करें, पोषक तत्वों में से आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इन पोषक तत्वों में से मात्र 3 ही पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। दे प्रोवाइड अस एनर्जी, दे प्रोवाइड अस एनर्जी। ये क्या करते हैं? ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं। और एनर्जी देने के साथ साथ ये करते क्या है? हमारे शारीरिक विकास में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन हमें एनर्जी देते हैं, बट ये जो बाकी जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे हम किसकी बात करें, हम विटामिन की बात करें, हम फाइबर्स रफेज की बात करें, मिनरल्स खनिज की बात करें, या फिर वाटर H2O की बात करें, तो ये सभी नहीं, डेली इस टाइम पे क्लास नहीं होगी। नहीं, डेली इस टाइम पे क्लास नहीं होगी, आपका जो फिक्स टाइम है उसी टाइम पे आपकी क्लास होगी। ठीक है मोहित, ये जो आपके पोषक तत्व हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या विटामिन भी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, या फिर आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता। आपको ये तो पता है, ठीक है, उनमें से एक ऑप्शन में विटामिन दे देता है। कई बार हम क्या करते हैं, विटामिन को भी मार्क करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी। यह हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, यह हमें ऊर्जा, या फिर सीधा सीधा मैं कहूं तो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, यह ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। बताओ कोई दिक्कत? चलो, जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें ऊर्जा देते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, सीधा सीधा हमने कह दिया है कि भाई इनका कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब अगर ये ऊर्जा प्रदान हमें करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सिंपली हमें एनर्जी दे रहे हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा प्रदान करने, ये तो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, इनको हम खा रहे हैं। ठीक है, पर मैम ये बताओ, विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स, वाटर ये हमें एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं, ऊर्जा हमें दे ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा बताओ कि भाई ये, इनको हम खा क्यों रहे हैं, इनका हम सेवन क्यों कर रहे हैं? ये ऐसे खाद्य पदार्थ है, इनका हम सेवन क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सीधा सीधा अगर मैं कहूं, ये आपके ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा तो नहीं देंगे, बट ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी देते हैं। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को इम्यूनिटी देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, ये हमें रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करना, इनका कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करना। दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बाद अगर हम बात करते हैं, तो इम्यूनिटी के अलावा और क्या करते हैं ये, इम्यूनिटी के साथ साथ ये हमारे शारीरिक विकास में मदद करते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ, इसमें ये मदद करते हैं। सो ये किस चीज में मदद करते हैं? ये हमारी मदद करते हैं शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में मदद करते हैं, शारीरिक विकास में मदद करते हैं। ठीक है, करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दे हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन क्या करेंगे? एनर्जी भी देंगे, इनका तीनों काम होगा। ये हमारे शरीर को एनर्जी यानी ऊर्जा भी दे रहे होंगे, ऊर्जा के साथ साथ ये क्या करेंगे? ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी देंगे, रोग प्रतिरोध क्षमता भी प्रदान कर रहे होंगे। और रोग प्रतिरोध क्षमता के अलावा अगर हम बात करते हैं, यह हमारे शारीरिक विकास में भी मदद करेंगे। दे ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या करेंगे? हमारे शारीरिक विकास में भी मदद करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए। ओके महाराणा प्रताप जी, डन। नेक्स्ट देखो, ये जितने भी खाद्य पदार्थ है पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों को इनकी मात्रा के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ हिस्सों में इनको बांट दिया गया है, यानी कि इस तरीके से इनका विभाजन कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है इनकी क्वांटिटी के बेसिस पर, उनकी मात्रा के आधार पर इनको ना 3 हिस्सों में बांट दिया है। इनकी क्वांटिटी के बेसिस पर, इनकी मात्रा के आधार पर इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। और कौन कौन से 3 हिस्से हैं जिसमें इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक बारी ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वांटिटी के बेसिस पे बात करेंगे, आ जाओ। अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें, इनकी मात्रा के आधार पर बात करें, या फिर इनकी यूटिलिटी के आधार पर बात करें कि कितनी मात्रा में हमें इनकी आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं। एक जिसको हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक होते हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है अल्प पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, या फिर इनको हम जानते हैं अल्प पोषक तत्वों के नाम से। वही दूसरे कौन से आते हैं आपके? माइक्रो के अलावा जो सेकंड टाइप होते हैं, दैट विल बी मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं बहु पोषक तत्व के नाम से। माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो पोषक तत्व, या फिर अगर हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे हम? बहु पोषक तत्व। तो 2 हिस्सों में हमने इनके मात्रा के आधार पर या फिर इनकी यूटिलिटी के आधार पर, हमारे शरीर को किसकी कितनी आवश्यकता होती है उसके बेसिस पर इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या है? जिनकी मात्रा हमें कम चाहिए होती है। और कितनी? ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा हमारे शरीर को 10 ग्राम से कम होती है, 10 ग्राम से कम जिनकी आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्वों को, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को लेस देन 10 ग्राम्स है, ऐसे पोषक तत्वों को माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत रखा है, यानी कि ऐसे पोषक तत्व होंगे जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को 10 ग्राम से कम होती है, वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को 10 ग्राम से अधिक होती है, वो सभी पोषक तत्व किसमें आ जाते हैं? जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को मोर देन 10 ग्राम्स होगी। तो 10 ग्राम से ज्यादा वाले क्या कहलाएंगे बेटा? 10 ग्राम से ज्यादा वाले आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को 10 ग्राम से अधिक होती है। ठीक है भाई, आ जाओ इनके एग्जाम्पल्स पर। अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाए, अगर आपसे उदाहरण पूछे जाए, आइए इनके एग्जाम्पल, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का एग्जाम्पल क्या है और मैक्रो का एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे पहले मैक्रो पे आओ। हमारे शरीर को सबसे अधिक आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की। सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है? तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे शरीर को
सबसे अधिक आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की, और कितना? तो एक दिन में अगर मैं कुल मिलाकर के कहूं, कम से कम एक दिन में हमारे शरीर को 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगर डेली यूटिलिटी की बात की जाए, यानी कि प्रतिदिन अगर हम बात करें, तो हमारे शरीर को प्रतिदिन कम से कम 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ठीक है, क्योंकि हमारी सेल आफ्टर ऑल एनर्जी को किस फॉर्म में लेती है? एटीपी के फॉर्म में अब्सॉर्ब करती है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें डायरेक्ट एटीपी मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है इसमें एग्जाम्पल आपका प्रोटीन। और देखो, अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो ध्यान रखिएगा हमें कितना प्रोटीन चाहिए होता है। अगर कभी भी प्रोटीन की बात की जाए, तो हमारी बॉडी वेट का 1%, हमारा जो बॉडी वेट होता है, ठीक है, बताइए। ग्रेटर देन का मतलब है 10 ग्राम से ज्यादा, इसलिए वो सिंबलिक फॉर्म में लिख दिया, ज्यादा याद रहती हैं चीजें सिंबलिक फॉर्म में हमें। ठीक है, तो आओ देखो दूसरा क्या है, प्रोटीन। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोटीन की, अगर हम बात करें, और हमें कितना प्रोटीन चाहिए होता है, तो एक दिन में अगर मैं कहूं, कुल मिलाकर के 40 से 80 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए होता है। 40 से 80 ग्राम। और कहा जाता है जो प्रोटीन है 1% ऑफ बॉडी मास। हमारा जो बॉडी मास होता है, बॉडी मास का हमें 1% चाहिए होता है। तो इतना प्रोटीन डेली बेसिस पर हमें चाहिए ही चाहिए होता है। अब आपको किसी भी फॉर्म में अपने शरीर को, ठीक है। तीसरा, अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, तो मैक्रो में तीसरा कौन सा आता है आपका? थर्ड वन, दैट विल बी फैट। फैट्स, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? लिपिड्स, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? वसा। अब कितना वसा चाहिए होता है हमें? तो देखो, अगर हम फैट्स की बात करें, अगर हम वसा की बात करें, कुल मिलाकर के 30 से 60 ग्राम के बीच में डेली बेसिस पर हमें फैट की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन अगर हम बात करें, हमें वसा की आवश्यकता होती है करीबन कितनी? 30 से लेकर के 60 ग्राम के बीच में। ठीक है भाई, अब देखो, अब करते क्या है, अब एक चीज यहां से बहुत ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं बात करती हूँ फैट की, अगर मैं बात करती हूँ वसा की, तो वसा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट की 3 गुना ज्यादा एनर्जी देता है। यानी कि मान लीजिए, अगर मैं एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल की बात करूं, यानी कि अगर मैंने एक फैट का मॉलिक्यूल लिया है, तो ये जो एक फैट का मॉलिक्यूल होगा, ये कितनी एनर्जी देगा? तो ये करीबन अगर मैं कहूं, कार्बोहाइड्रेट के एक कण के 3 गुना ज्यादा एनर्जी देता है। जितना कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल देगा एनर्जी, उसकी 3 गुना ज्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट का एक मॉलिक्यूल देता है, वसा का एक कण देता है। ठीक है, जनरली अगर हम बात करते हैं, इन जनरल, बट हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो बेटा, हमारे शरीर को कभी भी फैट से ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती है। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। रीजन क्या है? आपने इससे पहले ना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, पाचन तंत्र पढ़ा है, और पाचन तंत्र में आपने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन 24 घंटे हमारे शरीर में चल रहा है, 24/7। और कहां से शुरू हो गया? हमारी मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया। पहले मुख गुहा में हुआ, फिर पेट के अंदर हुआ, फिर हमारी छोटी आंत के अंदर हुआ। जो फैट का पाचन है, वसा का पाचन है, वो केवल हमारी छोटी आंत के अंतर्गत होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में वसा का पाचन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारे शरीर को मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हमारे शरीर को जो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये 3 आपके खाद्य पदार्थ जो किस में आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत।
इसके बाद कौन बचता है आपका? इसके बाद बचता है आपका वाटर, यानी कि जल। और एक दिन में हमें जल कितना चाहिए होता है? 4 से 5 से 6 लीटर की अगर हम बात करें, 4 टू 5 टू 6 लीटर्स वाटर है जो कि हमें एक दिन में चाहिए होता है। इतना लीटर पानी हमें एक दिन के अंतर्गत कम से कम चाहिए। 4 से 5 लीटर तो एटलीस्ट हमें देना चाहिए, बट हम नहीं देते हैं। तो हमारे शरीर को प्रतिदिन 4 से 5 से 6 लीटर पानी चाहिए होता है। और जिस दिन हमने अपने शरीर को 4 से 5 से 6 लीटर पानी देना शुरू कर दिया, उस दिन हमारी बॉडी डेफिनेटली 90% रोग मुक्त हो जाएगी। आपके अंतर्गत आधी से ज्यादा बीमारी तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। ये तो बात हो गई किसकी? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा आओ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे कौन आ जाते हैं? तो बेटा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसमें कौन आते हैं? इसमें जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन। आपके जो विटामिन हैं ये किस तरीके के खाद्य पदार्थ हैं? तो बेटा जो विटामिन होते हैं, दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक दिन में अगर मैं कहूं करीबन 0.1 ग्राम से लेकर के 8 ग्राम के बीच में हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन के अलावा दूसरा कौन से आ जाएंगे? दूसरा अगर हम बात करते हैं मिनरल्स हो गए या फिर रफेज हो गए। ठीक है, जैसे अगर हम रफेज की बात करें, रफेज यानी कि रेशे। एक दिन में हमें कितना रेशा चाहिए होता है? करीबन अगर मैं कहूं तो 0.1 ग्राम से लेकर के अगर देखा जाए तो 2 ग्राम के बीच में हमें डेली बेसिस पर रफेज और फाइबर्स ही चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा हमारे शरीर में जैसे कभी मसल्स पुल हो गए, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपने देखा होगा कई बार जैसे लिगामेंट्स में स्ट्रेच आ जाता है या फिर मसल्स पुल हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स हैं वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? आपको फाइब्रस फ्रूट खाने को कहते हैं। हाँ, इसके अलावा फाइब्रस फ्रूट के अलावा अगर बात की जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा, फाइब्रस फ्रूट्स आपको खाने को कहते हैं। फाइब्रस फ्रूट्स के अलावा और आपको क्या दिया जाता है? तो फाइब्रस फ्रूट्स दिए जाएंगे। फाइब्रस फ्रूट्स के अलावा अभिषेक, मम्मी कैसी है? मम्मी अभी आईसीयू से बाहर है। तो कल इवनिंग में आईसीयू से बाहर आई है, वो बेटर हो जाएंगे, रिकवरी पे डिपेंड करेगा। अब धीरे 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 थोड़ा सा बेटर होती जाएंगी, थोड़ा सा तब तब पेशेंट आईसीयू में होता है तब अलग तरह की सिचुएशन में होता है, और आईसीयू से बाहर निकल के उसको एक अलग तरह की केयर चाहिए होती है। तो धीरे धीरे अब रिकवरी फेज पे आ जाएंगी वो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हो, बहुत देर से मैं इग्नोर कर रही थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो मम्मी ठीक है, आईसीयू से बाहर आ चुकी हैं, बट भी रिकवरी फेज उनका शुरू हो गया है। धीरे 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 वो रिकवर करेंगे, टाइम लगेगा 1.5 से 2 महीने का। ठीक है, चलो आ जाओ। विटामिन, रफेज। रफेज के बाद अगर हम बात करते हैं आपका तीसरा कौन सा आता है? इसके अलावा हम सेवन करते हैं किसका? मिनरल्स का। मिनरल्स यानी कि अगर मैं बात करूं खनिज, तो बेटा जो खनिज होती हैं करीबन अगर मैं कहूं हमारे शरीर को 0.1 से लेकर के 4 ग्राम, मतलब 0.1 से लेकर के 4 ग्राम के बीच में हमारे शरीर को मिनरल्स या फिर खनिज चाहिए होते हैं। कुछ खनिज की मात्रा कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। ओके, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर को कम होती है, और कुछ खनिज ऐसे होती हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए होती है। कुछ की कम चाहिए होती है, कुछ की ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, कुछ कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ आपकी ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ किसके अंदर आते हैं? मिनरल्स हो गए आपके। मिनरल्स सारी ही खाद्य पदार्थ के अमाउंट डिपेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिनरल है, जैसे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, आयरन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, निकल की मात्रा कम चाहिए होती है ना। जैसे अगर हो गया फ्लोराइड की मात्रा कम चाहिए होती है, क्लोरीन की मात्रा कम चाहिए होती है। तो ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ होंगे। जिंक चाहिए होता है, बट जिंक की मात्रा कम चाहिए होती है। ओके, चलिए। सो ये आपके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां से आपसे पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
आपके ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल, भगवान का आशीर्वाद है, जल्दी वो ठीक हो जाएंगे प्रॉपर। आ जाइए। डन। बढ़े आगे। नेक्स्ट, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने देखे हैं, अब इनको एक बारी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। एक एक पोषक तत्व को हमें उठाना है और एक एक पोषक तत्व को हमें पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। ठीक है भाई, एक एक पोषक तत्व को उठाएंगे और एक एक पोषक तत्व को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। करें भाई शुरू, की जाए शुरू कहानी को, कहानी की शुरुआत। चलिए आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे अब, फर्स्ट वन दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए। प्रशांत क्लास का अगर मैं क्लास नहीं ले पाई तो इसलिए इवेंट हट गया था। ठीक है, तो आज इवनिंग में भी शायद मैं क्लास ना ले पाती, इसलिए मैंने पहली क्लास ले ली कार्बोहाइड्रेट्स। हेडिंग लगा लीजिए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, ओके, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, तो अब उठा करके हमें पढ़ना है सबसे पहले न्यूट्रिएंट को, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में होते क्या है, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट। देखिए, पता है, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ ये शब्द है। किस किस के कॉम्बिनेशन से? तो यहां पर अगर आप देखो, कार्बन प्लस अगर हम बात करते हैं हाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट यानी कि कहने का मतलब क्या है, कार्बन प्लस वाटर से मिलकर के बने जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ऐसे पोषक तत्व जो कि कार्बन और वाटर से मिलकर के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम से जाना जाता है, इनको हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नॉन एज हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड। इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड। बताइएगा फटाफट से, अगर हम बात करें हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड की, हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड, हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रेटेड कार्बनिक यौगिक। हाइड्रेटेड कार्बनिक यौगिक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बनिक यौगिक के नाम से हम इनको जानते हैं। अब देखो, बनी किस चीज से मिलकर के है। आपसे पूछी जाए कि भाई इनकी कंपोजिशन क्या है, ये बताओ इनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी संरचना क्या है, किन किन चीजों से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। तो देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट यानी कि किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, ये CHO से मिलकर के बने हुए होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत CHO की रेशो क्या होती है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ CHO इनसाइड द कार्बोहाइड्रेट। आपको सीधा सीधा बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत CHO की रेशो क्या होती है। बताइए रेशो क्या होगी, CHO 1:2:1। तो जो CHO की रेशो होती है, CHO 1:2:1, 1:2:1 की रेशो होती है
किसकी बात करें यदि हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। ओके, so there will be the ratio of 1:2:1। अब एक चीज देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका कॉमन नेम क्या होता है? व्हाट विल बी देयर कॉमन नेम? आपसे इनका कॉमन नेम पूछ लिया जाए कि ये बताओ इनका कॉमन नेम क्या है, व्हाट विल बी देयर कॉमन नेम, कि ऐसा बता दो मुझे इनका कॉमन नेम क्या होगा। व्हाट विल बी देयर कॉमन नेम, बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा बताओ इनका कॉमन नेम क्या है, व्हाट विल बी देयर कॉमन नेम। कॉमन नेम या फिर इनका सामान्य नामकरण क्या है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। हाँ जी, चलिए। सो व्हाट विल बी द रेशो, रेशो क्या है, 1:2:1 की रेशो है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का नेम क्या है। सो जो कार्बोहाइड्रेट का नेम होता है इनको हम किस नाम से, कॉमन नेम कभी भी आपसे पूछा जाए, आपसे ना इनका सामान्य नामकरण पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे कि इनका सामान्य नामकरण क्या है? बता दो, कैसे बता दोगे व्हाट विल बी देयर कॉमन नेम? सो इनका जो कॉमन नेम होता है वो होता है शुगर। इनको हम किस नाम से जानते हैं, शुगर के नाम से जानते हैं, इनको हम शर्करा के नाम से जानते हैं। शुगर या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम शर्करा का नाम देते हैं, इनको शुगर कहा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन क्या है, CHO किस नाम से जाने जाते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। रेशो क्या होती है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, 1:2:1 की रेशो होती है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कॉमन नेम क्या है, शुगर। शुगर में देखो बहुत सारी, बहुत अलग अलग तरह की शुगर आ जाती है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो होती है एक प्रकार की शुगर है, एक प्रकार की शर्करा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें लैक्टोज, लैक्टोज भी क्या है, अगर मैं लैक्टोज की बात करती हूँ, लैक्टोज भी एक प्रकार की शर्करा है। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज भी सीधा सीधा क्या है, अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज भी आपकी एक तरीके की क्या है, शुगर है, एक तरह की शर्करा होती है। तो ये सभी क्या है, दीज ऑल दीज आर द कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बेटा, जो CHO है इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट की संरचना किन चीजों से मिलकर के हुई है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए हैं। C इज द सिंबल ऑफ कार्बन, H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड O इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं, और जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है इनमें CHO की एक डेफिनेट रेशो होती है, और ये रेशो क्या होती है, 1:2:1 की रेशो होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ना लैक्टोज बेटा एक शुगर होती है, शर्करा होती है, आगे बताएंगे चीनी होती है, लैक्टोज दूध के अंदर पाई जाने वाली। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ठीक है, दूध के अंतर्गत कौन सी होती है, तो दूध के अंतर्गत होती है आपकी लैक्टोज शुगर। ओके, नेक्स्ट। अब देखो मैंने क्या कहा, रेशो क्या है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो CHO का अनुपात है
ये अनुपात कितना होता है? तो ये अनुपात आपका 1:2:1 का है, 1:2:1 का है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे C6H12O6, C6H12O6, तो देख रहे हो कार्बन कितनी है? 6 मॉलिक्यूल, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और 6, तो हो गया ना 1:2:1 का रेशो। तो इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो हमेशा क्या होता है? 1:2:1 का रेशो होता है, बिल्कुल जैसे माल्टोज हो गया। बिल्कुल सही बात है। ओके, चलिए अगर मैं इन कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, देखो कुछ देर के लिए ना आपको केमिस्ट्री की भाषा में लेकर के चलते हैं, केमिस्ट्री में लेकर के चलते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द वन 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 मैं कहूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज पॉलीमर। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने ना पॉलीमर पढ़ा होगा। केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर आता है, इस चैप्टर को हम किस नाम से बेटा? पॉलीमर, यानी कि किस नाम से? हम बहुलक के नाम से जानते हैं। पॉलीमर या फिर इस चैप्टर को क्या नाम दिया जाता है? बहुलक। बहुलक होता क्या है? अगर मैं पॉलीमर की बात करूं, अगर मैं बहुलक की बात करूं, बहुलक होते क्या है? लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड, कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं से बने जो यौगिक होते हैं उनको हम पॉलीमर कहते हैं। तो मैंने सीधा क्या कहा? लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड। तो जो लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं, तो लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हम पॉलीमर या फिर बहुलक का नाम देते हैं। यानी कि सीधा सीधा आपको क्या कहा जाए? सीधा कहा जाए आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला से बने यौगिक, श्रृंखला से बने यौगिक, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पॉलीमर्स। इनको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इनको हम जानते हैं बहुलक के नाम से। छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल से समझो। देखो जैसे पॉलीमर है, एक बहुलक है, और बहुलक कौन सा है? हम किसकी बात करें? पॉलीमर की। तो एक पॉलीमर होता है जिसको हम पॉलिथीन के नाम से जानते हैं, और जिसको डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, मतलब दिन में एक बार यूज ना करें तो हमारा दिन नहीं बनता है कि नहीं? भले ही वो हमारे नेचर को कितना भी नुकसान पहुंचा दे, पॉलिथीन जो है हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो पॉलिथीन होती है ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर को हमने क्या कहा है? कि कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं से बने जो यौगिक है वो क्या कहलाते हैं? वो आपके सीधे सीधे बहुलक कहलाते हैं। तो ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर जो है किस चीज से मिलकर के बना होता है? तो इनकी जो ये छोटी छोटी श्रृंखलाएं होती है, ये जो छोटी छोटी यूनिट होती है ना, केमिस्ट्री के टर्म्स में हम इनको मोनोमर यूनिट कहते हैं। केमिस्ट्री के टर्म में क्या कहा जाता है इनको? वो छोटी 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 यौगिक हो, छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, और 50 60 100 150 उनसे भी ज्यादा कंपाउंड एक साथ जुड़ते हैं और मिलकर के एक लंबे से कंपाउंड का, एक बड़े से कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। कार्बन के छोटे 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 कणों से मिलकर के एक बड़ा सा यौगिक बन जाता है, जिसको हम बहुलक का नाम देते हैं। तो ये जो बहुलक है किस चीज से? मोनोमर यूनिट, यानी कि किस चीज से मिलकर के बना होता है? यह है आपका एकलक इकाई से मिलकर के बना होता है। यह है आपका मोनोमर यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, किससे बनेगा? ये आपका मोनोमर यूनिट से बनेगा। मैम एमसीक्यू क्वेश्चन के कराओगे क्या अभी ही? नहीं, अभी नहीं कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी, अभी नहीं कराएंगे। ठीक है, मैम मैंने आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का रिकॉर्डेड बैच लिया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है आपने। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। साइंस की बेस्ट टीचर आ रही, थैंक यू सो मच अलका जी। मतलब क्या है? बहुत सारे C2H4 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 इस तरीके से बहुत सारे अब इथेन के कंपाउंड मिलते चले जाएंगे इन नंबर ऑफ
इथीन के कंपाउंड तब मिलते चले जाएंगे। ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? ये मिलकर के पॉलीथिन का निर्माण करेंगे। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से पॉलीथीन की जो मोनोमर यूनिट हुई, यानी कि एकलक इकाई हुई, जिसको बहुलक इकाई भी कहा जाता है, वो क्या हो गई? दैट इज ईथीन। तो अगर इसी तरीके से हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, बेटा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम नेचुरल पॉलीमर के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को हम नाम देते हैं नेचुरल पॉलीमर्स का। दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं? ये एक प्राकृतिक बहुलक होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। तो तब आप केमिस्ट्री में बहुलक पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ओरिजिन के बेसिस पर, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक बहुलक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राकृतिक बहुलक में एग्जाम्पल क्या आ जाता है? जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आपने देखा होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, एक तरीके का प्राकृतिक बहुलक होता है। इसके अलावा जैसे अगर मैं स्टार्च की बात करूं, स्टार्च क्या है? प्राकृतिक बहुलक होता है। तो ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? एक तरीके से प्राकृतिक बहुलक होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे सेल्यूलोज की हमने बात कर ली, या फिर हमने स्टार्च की बात कर ली, ठीक है, हमने किसकी बात कर ली? हम लोगों ने जैसे काइटिन की बात कर ली। तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर द नेचुरल पॉलीमर। ये सभी क्या है? प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ठीक है। तो तब ये धीरे 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 लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है, और छोटी 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 यूनिट्स मिलती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्यूलोज की बात करूं, तो सेल्यूलोज जो होता है 100 अगर मैं कहूं 10 से लेकर के, देखो अगर सेल्यूलोज की बात की जाए, 10 से लेकर के 100 के बीच में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। 10 से 100 के बीच में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, जो मिलकर के सेल्यूलोज बनाता है। ठीक है। तो ये तब 10 ये से 100 के बीच में, यानी कि मैं कुल मिलाकर के कहूं तब 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, तब जाकर के ये एक सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। तो ये जो छोटे 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 बहुलक इकाई होती हैं, बेटा इनको केमिस्ट्री के टर्म में हम मोनोमर यूनिट कहते हैं। केमिस्ट्री के टर्म में हम इनको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री के टर्म में हम इनको सेकेराइड यूनिट कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में हम इनको क्या कहते हैं? मोनोमर यूनिट। और बायोलॉजी की भाषा में हम इनको क्या कहते हैं? बायोलॉजी की भाषा में हम इनको सेकेराइड यूनिट का नाम देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सेकेराइड इकाई का नाम देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सेकेराइड इकाई कहते हैं, या फिर इनको सेकेराइड यूनिट का नाम हम देते हैं। समझे बात को? कहने का मतलब क्या है कि सेल्यूलोज जो है कुल मिलाकर के 100 ग्लूकोज के कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो सेल्यूलोज के अंदर पाए जाने वाले जो छोटे 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 ग्लूकोज के कण होंगे, ये क्या कहलाते हैं? ये सेकेराइड यूनिट कहलाते हैं, ये सेकेराइड इकाई कहलाते हैं। इन्हीं सेकेराइड यूनिट के बेसिस पर, इन्हीं सेकेराइड इकाइयों के आधार पर अब हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें पढ़ने हैं। अब हम क्या बात करेंगे? हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सीधा सीधा अगर हम बात करें, अब जो हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ने हैं। और कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? कुल मिलाकर के 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है। इज इट ओके? समझ नहीं आ रहा है बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाऊं? रितिश मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, मैं उर्दू में नहीं पढ़ा रही बेटा, ना मैं किसी और भाषा में पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ। ये हिंदी ही है, ये हिंदी ही है। एक एक चीज को हिंदी में लिखती हूँ, एक एक चीज को हिंदी में पढ़ाती हूँ। अगर आपको ये हिंदी नहीं लगती, आप किसी और गोला से आए हैं जो आप इतनी इंग्लिश नहीं समझ पाओगे। इतनी इंग्लिश के बिना आप पेपर नहीं निकाल सकते। समझे बात को? चलिए आइए, अब कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो बेटा 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जो बेसिकली आपको पढ़ने हैं।
कौन कौन से? तो सबसे पहले आती हैं जिनको हम जानते हैं मोनोसेकेराइड के नाम से, जिनको हम मोनोसेकेराइड या फिर किस नाम से जानते हैं, जिनको हम जानते हैं एकल सेकेराइड के नाम से। एकल सेकेराइड का नाम हम जिनको देते हैं, जिनको हम जानते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे कौन से आते हैं, तो सेकंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम जानते हैं डाइसेकेराइड के नाम से। डाइसेकेराइड या फिर जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम द्विसेकेराइड का नाम देते हैं। द्विसेकेराइड यानी कि मोनोमर यूनिट के बेसिस पर, बहुलक इकाई के आधार पर अब हम कार्बोहाइड्रेट को बांटते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमें मेनली पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा कौन सा होता है आपका, तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तीसरा होता है बेटा पॉलीसेकेराइड, यानी कि अगर मैं बात करूं, इसको हम जानते हैं बहुसेकेराइड के नाम से। बहुसेकेराइड का नाम हम इसको देते हैं, बहुसेकेराइड इसको कहा जाता है। बहुसेकेराइड को हम बहुसेकेराइड का नाम हम इसको देते हैं, पॉलीसेकेराइड का नाम इसको दिया जाता है, ठीक है। देखो मोनो का मतलब क्या है बेटा, मोनो का मतलब है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा बेटा, आपका बेसिक बहुत लो है, दोबारा से इस क्लास को देखिएगा, समझ आ जाएगा। मोनो का मतलब होता है एक। एक का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक सेकेराइड हो, जिसके अंदर सिंगल सेकेराइड यूनिट हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर एक ही सेकेराइड यूनिट होती है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात किसकी करें, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की अगर बात की जाए तो एक ही सेकेराइड यूनिट होती है, अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं। तीसरा, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज एक ही सेकेराइड यूनिट होती है। इसके अलावा चौथा आपको यहाँ पर याद रखना है राइबोज। तो ये क्या है, ये होते हैं आपके मोनोसेकेराइड, जिनके अंतर्गत सिंगल सिंगल सेकेराइड यूनिट आती है, ठीक है। डाई का मतलब क्या है बेटा, डाई का मतलब होता है दो। दो का मतलब क्या है कि जिसके अंदर दो सेकेराइड यूनिट आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर लैक्टोज, और अब जो लैक्टोज शुगर है, ये दो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी होती है। किस किस से, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, लैक्टोज के बाद आता है आपका यहाँ पर माल्टोज, ठीक है। माल्टोज या फिर दूसरा एग्जाम्पल लो सुक्रोज, जिसको हम घरेलू उपयोग में लेते हैं। जिस चीनी को घर में यूज में लेते हैं हम चाय बनाने के लिए या फिर दूध बनाने के लिए, उसको हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। तो जो सुक्रोज होती है बेटा, ये किससे मिलकर के बनी होती है, तो सुक्रोज बनी होती है आपकी ग्लूकोज। एक तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के अलावा सुक्रोज के अंदर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, जो तीसरा पदार्थ है, तीसरी शुगर, तीसरी शर्करा आपको यहाँ पर याद रखनी है, माल्टोज, ठीक है। और माल्टोज किस चीज से मिलकर के बनी होती है, तो माल्टोज जो है ये आपकी बनी होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। बेटा केमिकल फॉर्मूले में और केमिकल नेम में कोई हिंदी नहीं होती यार, मतलब किस किस दुनिया से तुम लोग आए हो, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। ये जो आप पढ़ रहे हो इसमें हिंदी कहाँ से लेकर के आओगे। हिंदी में इतना हो सकता है, ग्लूकोज को मैं हिंदी में ग्लूकोज लिखूं, फ्रक्टोज को मैं हिंदी में फ्रक्टोज लिखूं, ग्लैक्टोज को मैं हिंदी में ग्लैक्टोज लिखूं। ये आप जो पढ़ रहे हो, ये आप आईयूपीएससी नेम पढ़ रहे हो। आईयूपीएससी नेम हिंदी इंग्लिश भाषा में ही नहीं है, ये आप आईयूपीएससी नेम पढ़ रहे हो। मतलब कैसी लॉजिकल बात करते हो, थोड़ी तो पढ़े लिखो वाली बात कर लिया करो। मैम आज आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हो, क्या हिंदी में पढ़ाओ, मैं आईयूपीएससी नेम हिंदी में है ही नहीं।
जो इंग्लिश में होगा उसी को तो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी। जिस लैंग्वेज के शब्द दिए हुए साइंटिफिक टर्म्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स की हिंदी नहीं होती। इतनी हिंदी है इनकी कि अगर मैंने ग्लूकोज ऐसे लिखा है तो इसी ग्लूकोज को मैं ऐसे ग्लूकोज लिखूंगी। बस इतनी सी हिंदी है। अगर मैंने सुक्रोज ऐसे लिखा है तो सुक्रोज को मैं ऐसे सुक्रोज लिखूंगी। बस इतनी हिंदी है इसमें। इसके अलावा और कोई हिंदी नहीं है। इस साइंटिफिक नेम है, आईयूपीएसी नेम है, जो कि लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। कमाल की बात करते हो। नहीं, शुगर की शेप नहीं पूछते हैं। ठीक है बेटा, शुगर की शेप नहीं पूछती हैं। तो कुछ चीजों को आप भी समझा करो यार। जहां जरूरत होती है वहां मैं खुद ही लिख देती हूँ। तो कुछ जैसे मोनोसेकेराइड में जरूरत थी तो मैंने खुद ही लिख दिया एकल सेकेराइड। डाइसेकेराइड में जरूरत थी तो मैंने खुद ही लिख दिया द्विसेकेराइड। अब ये बताओ मुझे, मैं यहाँ पर ग्लूकोज को इंग्लिश में लिख दिया या हिंदी में लिख दिया, बस इतना सा फर्क है। बाकी ये सब कुछ आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं समझा रही हूँ। ठीक है। अब इसको पॉलीसेकेराइड को मैं हिंदी में ही लिखती हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल आ जाओ, जैसे सेल्यूलोज। बस अब तो खुश हो आप। सेल्यूलोज। ठीक है। फिर इंग्लिश वाले बोलेंगे कि मैम इंग्लिश में भी लिखो सेल्यूलोज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्च। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च। काइटिन। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। दीज आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेटा इनकी सेकेराइड यूनिट होती है, कितनी होती है, 10 से ज्यादा होती है। इन सब में 10 से ज्यादा होती है। बाकी चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कल मैं आप लोगों की क्लास लूंगी। ठीक है। अभी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के सिर्फ एग्जाम्पल बताए हैं। इसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। सेकेराइड क्या होती है बेटा, सेकेराइड जो होती है, मंजीत कुमार स्टार्टिंग में वही समझाया था आपको। सेकेराइड क्या होती है, क्लास को दोबारा देखना, दोबारा देखोगे तो समझोगे। सेकेराइड का मतलब होता है छोटी छोटी इकाई। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को सेकेराइड इकाई कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम सेकेराइड इकाई कहते हैं। ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। कल फिर पढ़ेंगे और कल मैं क्लास लूंगी। शाम को 7:30 नहीं ले पाई तो हो सकता है कल दोपहर में 1 बजे मैं क्लास ले लूं आप लोगों की। ठीक है। कल दोपहर में 1 बजे मैं क्लास ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में और इवनिंग में मम्मी के पास ही होना होता है। दोपहर में मैं आई थी 3 बजे के आसपास, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की क्लास लेके ही जाऊंगी। ठीक है। तो शाम को मुझे जाना होगा, अभी क्लास छोड़ते मैं तुरंत खाना बनाऊंगी, खाना पैक करके लेके जाऊंगी। ठीक है। चलो, क्योंकि मम्मी को लिक्विड दिया जाता है, उनके लिए अलग बनाना पड़ता है। चलिए ठीक है। सो बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कल मैं आपकी दोपहर में 1 बजे क्लास लूंगी। ठीक है, तो दोपहर में मिलेंगे आप लोगों से 1 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच। मंजीत कल समझाएंगे आपको सेकेराइड क्या होता है। कल बढ़िया से बताते हैं आपको सेकेराइड क्या है और डिटेल में। ठीक है। चलिए, हाँ जी, 6:30 से मैथ्स की क्लास होगी आपकी, आप पढ़ लीजिएगा। गौतम कुमार जी, थैंक यू सो मच। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। विप्लव दास, इवनिंग में मैं नहीं हो रहूंगी, इवनिंग में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कल 1 बजे मैं क्लास लूंगी, दीपिका यादव जी।